सुप्रभात बच्चों। आज हम गद्य संकलन से चौथी कहानी सती पढ़ेंगे, जिसको लिखा है शिवानी ने। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा पंत था। इनका जन्म राजकोट गुजरात में 17 अक्टूबर सन 1923 में हुआ था। इन्होंने शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी कहानियाँ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी मृत्यु 69 वर्ष की आयु में 21 मार्च सन 2003 में हो गई थी। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं विष कन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, पुष्पहार, 4 दिन। कथा संग्रह है 14 फेरे, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी उपन्यास का नाम है। लाल हवेली, करिए छिमा, के, चीलगाड़ी, मधुयामिनी इनकी लोकप्रिय कहानियां हैं। इनकी कहानियों पर कई धारावाहिक बनाए जा चुके हैं, जिसको दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था। इन्होंने अपनी कृतियों में सामाजिक रूढ़ियों तथा आडंबरों पर करारा व्यंग भी किया है। तो ऐसी शिवानी की रचना सती को आपको पढ़ना है। सती कहानी जो शीर्षक है कहानी का, इससे आप ये भ्रम में न पड़िएगा कि इसमें सती प्रथा के बारे में कहा गया है। दरअसल सती प्रथा हमारे समाज का एक जो पुरातन एक परंपरा थी, और जिसको बहुत ही मुश्किल से उस पर पाबंदी लगाई गई, क्योंकि यह स्त्रियों को प्रताड़ित करने का हथियार बन गया था। कि चाहे वह बाल विधवा ही क्यों न हो, भले वो बच्ची हो, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई हो तो उसे पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था और सती नाम दिया जाता था। उसकी जय जयकार की जाती थी। उसके नाम का एक चबूतरा बना दिया जाता था और उस सती चौरे की परिक्रमा करने में स्त्रियां गर्व का अनुभव करती थी। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी कुप्रथा जो हमारे समाज में बहुत दिनों तक पलती रही और जो एक समाज का कोड बन गई थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास करके, अथक प्रयास करके इसे बंद करवाया था। तो उस सती प्रथा के बारे में यहाँ इसमें जिक्र नहीं है, बल्कि उस सती के नाम से, सती होने के नाम पर एक जो षड्यंत्र रचा गया है, वो उसका इसमें जिक्र है। कहानी में 4 पात्राएं हैं जो रेल यात्रा कर रही हैं, और उस रेल यात्रा में एक महिला जो है, जो प्रिटोरिया से आई हुई है, जैसा उसने बताया कि वो प्रिटोरिया से आई हुई है और उसके पति पर्वतारोही थे और 1 वर्ष पूर्व वे किसी तूफान की चपेट में आकर बर्फ के नीचे दब गए थे और अब उनकी लाश मिली है। तो ये प्रिटोरिया से आई हैं और उस पति के शव के साथ सती होने के लिए। ये कहानी वह अपने जो कंपार्टमेंट में जो 3 अन्य महिलाएं हैं उनसे बताती है, और जिस पर वे विश्वास भी कर लेती हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे एक षड्यंत्र है। दरअसल ये समस्या, इस कहानी की मूल समस्या जो है वह जहर खुरानी की है। जहर खुरानी आपके लिए एक नया शब्द होगा, लेकिन जहर खुरानी का मतलब होता है रेलवे के डब्बों के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर या रेलवे के डब्बों के अंदर जो यात्रियों को बहला फुसलाकर, उन्हें अपनी ओर करके, उन्हें कुछ खिला पिलाकर उनका धन लूट लिया जाता है, उसे जहर खुरानी कहते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह दीवारों पर लिखा रहता है कि जहर खुरानों से
सावधान। यानी कोई भी यात्री हो जिसको आप जानते भी नहीं हैं, उसकी दी हुई कोई चीज़ खाए पिए नहीं। हो सकता है कि वह उसमें कुछ मिला दिया हो और आप बेसुध करके आपका धन वह लूट ले, वो आपको लूट सकता है। इसको कहते हैं जहर खुरानी। तो दरअसल ये कहानी इसी समस्या पर केंद्रित है, जिसमें लेखिका स्वयं शामिल हैं, जो उस कंपार्टमेंट में जिसमें 4 महिलाएं यात्रा कर रही हैं, जिसमें एक महाराष्ट्री महिला है, एक पंजाबी महिला है, एक लेखिका शिवानी स्वयं है, और एक जो और उसमें महिला चढ़ती है जो अब सती होने की बात कहती है। ये 4 महिलाएं हैं, लेकिन उस सती होने की बात कहकर वे इन 3 अन्य महिलाओं को, जो प्रबुद्ध हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्षम हैं, इसके बावजूद एक तरह से कहते हैं ना, इमोशनल कर देना, उनको उनकी संवेदना को इस तरह जगा देती है कि वे उस पर सहज विश्वास कर लेती हैं और वह अंततः इन्हें लूट कर चल देती है। यह इस कहानी में है। तो इस कहानी में बुनावट बहुत अच्छी है कि रेलवे स्टेशनों की भीड़ भाड़, कुलियों से जो झकझक होती है यात्रियों की, और जो कंपार्टमेंट में जब यात्री होते हैं बहुत सारे, उसमें साफ साफ लेखिका कहती हैं कि एक भी इसमें पुरुष यात्री नहीं है, तो उनके नासिका गर्जन से छुटकारा मिला। तो हास्य भी है, व्यंग भी है, और एक बहुत बेहतर संदेश भी इस कहानी में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें चित्रण जो शैली है, जिसमें इसमें पंजाबी महिला का जब वो चित्रण करती हैं कि वो पंजाबी महिला जो है वो कैसी वेशभूषा पहने हुए है, बताती हैं कि वे खद्दर के सलवार और कुर्ता पहनी हुई है, और जो है उसका रुमाल भी खद्दर का है। उसे देखकर ही लगता है कि वह कोई समाज सेविका है, और दरअसल लेखिका को लगता है कि ये ज़रूर समाज सेविका जैसी है, और तो वास्तव में समाज सेविका ही होती है। वह एक आश्रम, जो एक निराश्रित महिलाओं का आश्रम चलाती है, उसका जब चित्रण करती हैं तो अद्भुत चित्रण करती हैं कि किस तरह से उसके हाथ कितने खुरदुरे हैं, उसका चेहरा भी किस तरह खुरदुरा है। वे साफ कहती हैं कि ये वे हाथ नहीं हैं जो बच्चों को लोरी गाकर सुलाते हैं, यानी कोमलता नहीं है उसके अंदर, रुक्षता है। बाद में जब वो अपने बारे में बताती है तो बहुत पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जब पाकिस्तान विभाजन के समय उसके पति की हत्या हो गई थी, और उसके बाद से वह जो है एक आश्रम का संचालन करती है। और वह जब सती होने वाली महिला को समझाती है कि देखिए मेरे तो पति मर गए थे, लेकिन मैंने तो सती होने का विचार नहीं किया, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर मिला है उसको लोगों की भलाई के काम में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है सती हो जाने से। इस तरह वो उसे समझाती है। तो वो जो पंजाबी महिला है, वो उसके साथ जो सामान है, जो महिलाओं का एक स्वभाव होता है कि वो रेल यात्रा भी करती हैं तो बहुत ढेर सारा सामान अपने साथ लेकर चलती हैं। लेखिका को बड़ी खुन्नस होती है कि देखिए क्या ज़रूरत है इतना सारा सामान लेने की। वे एक ऐसी सुराही लेकर चल रही हैं जिसका पाँव एक छोटा है जो बार बार लुढ़क जाता है। वे एक अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रही हैं, जासूसी अंग्रेजी उपन्यास, और जब भी वे उस उपन्यास के रस में गोते लगाती हैं वो सुराही लुढ़क जाती है। वे उठती हैं, फिर उसे ठीक करती हैं, फिर वो लुढ़क जाती है, और उसको शिवानी कहती हैं कि मैं चाहती तो उस सुराही को अपने जो सीट है, बर्थ है, उसके किनारे टिकाकर रोक सकती थी लुढ़कना, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ होती है जो इतना ताम झाम लेकर चलते हैं। तो वो उधर जो है ये पंजाबी महिला का चित्रण है। दूसरी तरफ एक महाराष्ट्री महिला है जो बहुत ही सुंदर है, जिसने
लाल रंग की सुंदर साड़ी पहन रखी है, और वह जो है वह एक मराठी पत्रिका पढ़ रही है और सबको बहुत उपेक्षा से देखती है और ज़्यादा मेल जोल किसी से नहीं करती है। वह अपने में मगन है और वह बहुत करीने से रहने वाली महिला लगती है, क्योंकि उसने बहुत सारे बक्स, जो स्टील के बक्स लेकर यात्रा कर रही है, और लेकिन उसने सबको जो है एक के ऊपर पिरामिड की तरह अच्छे से सजा कर रखा है। तो उसकी सुरुचि का पता चलता है। वह गांव तक की कुछ तकिए लगाकर आराम से टिकी हुई बर्थ पे अपने लेटकर और पत्रिका पढ़ने में निमग्न है। जब ये दो उस समय जब पंजाबी महिला और लेखिका उसकी तरफ देखती हैं तो बहुत उपेक्षा से उनकी तरफ देखकर मुंह घुमा लेती है। वह उनसे बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाती है। वो एक बड़े जनरल की पत्नी है, तो इसलिए वो उसी के लायक है भी, ऐसा लेखिका कहती है। कहने का मतलब है कि इस, और स्वयं लेखिका भी तो लेखिका है, तो निश्चित रूप से बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार हैं। यानी तीनों महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी प्रबुद्ध किस्म की हैं, लेकिन जब चौथी महिला आती है तो चौथी महिला जब ट्रेन छूटने को है उस समय वो एकाएक चढ़ती है और उसके हाथ में बस एक होल्डाल है और ज़्यादा सामान नहीं है, और वह इस तरह से कि लुढ़क जाती है अपने बर्थ पर, और तीनों जो महिलाएं हैं उसको देखती रह जाती हैं। वो देखने में ऐसी है, यानी पूरा 6 फीट 10 इंच की है, उसकी हाइट ही शायद जो है बहुत लंबी महिला है, और इसलिए वो उसको देखकर, और वो उसका जब अंग प्रत्यंग का वर्णन लेखिका करती हैं तो बहुत ही मज़ेदार है। बड़े विनोदी स्वर में वे उसका वर्णन करती हैं। कहती है कि उनकी लंबी नाक को कोई मर्दाना रुमाल ही संभाल सकता है। इस तरह के हास्य का पुट वो देती हैं। तो भाषा इतनी सधी हुई और भावों को उजागर करने में बिल्कुल ही समर्थ है। तो वो कहती हैं कि वो अपना रुमाल निकालती है और अपने नाक पर रखती है, तो इस तरह की बातें करती हैं। तो कहने का मतलब है कि वो चढ़ती है और फिर आनन फानन में वह तीनों महिलाओं से दोस्ती कर लेती है। सभी उससे प्रभावित होती हैं, उसे पूछती हैं कि भाई आप कहाँ, तो अपने बारे में बताती, अपने आप बताती चली जाती है कि वो प्रिटोरिया से आई है, क्योंकि उसके पति पर्वतारोही थे और 1 वर्ष पूर्व वे आए थे और वे पर्वतारोहण में जो है एक तूफान की चपेट में आ गए इंडिया। तो फिर वे उनको पता चला है तो वे आई हैं और अपने पति के साथ सती होना चाहती हैं। लेकिन उनको देखकर, उनके रहन सहन को देखकर, उनके बात व्यवहार को देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सती होने जा रही महिला है। लेकिन वह अपनी बातों की जाल में इस तरह से तीनों महिलाओं को लपेट लेती है कि किसी को ये विश्वास ही नहीं होता है। अब जो समाज सेविका है, पंजाबी महिला, वो किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रही थी, बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। और जब ये कहती है कि अब मैं सती बनने जा रही हूँ, सती बन जाऊँगी, तो वो कहती है नहीं नहीं, ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सोचती है कि लगता है कि मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, अपना मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगा, पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या पता कि सती हो जाए। इतना उनको भरोसा उस पर हो जाता है। तो वे जानती हैं कि इस तरह की मानसिकता होती है कि महिलाएं भावुकता में बह जाती हैं, और हो सकता है कि ये भावुकता में आकर यह कदम उठा ले, इसलिए वो भी ये बात सोचती हैं। तो वह जो है अपने मस्त है, अपना खाना वाना, फिर कहती है कि अरे भाई चलिए हम लोग खाना खा लिया जाए, हो सकता है एक मेरा आखिरी खाना है। तो होता है कि महिलाएं पहले कहती हैं कि अभी नहीं, लेकिन बाद में वो जो कहती है कि चलिए खा लिया जाए, वो जाती है, अपना हाथ मुंह धोकर आती है और फिर वो अपना नाश्तादान निकालती है। नाश्तेदान में इतने लजीज पकवान होते हैं, कचौड़ियाँ होती हैं, रायता होता है,
मसालेदार सब्जी होती है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बाकी तीनों महिलाओं के मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि वे यात्रा में अक्सर महिलाएं क्या लेकर चलती हैं? वही पराठा, अचार, पूड़ी, अचार या सूखी सब्जी, इसके अलावा क्या लेती हैं? तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, हम लोग तीनों महिलाएं कहते हैं हमारे पास अपना नाश्ता है, वो क्या होगा, खाना होगा। तो कहती है कि ये 6 फुट का शरीर भगवान ने क्यों बनाया है? मैं आप लोग का खाऊंगी, आप लोग मेरा खाइएगा। और यही होता है, सभी लोग जो है खाने पर टूट पड़ते हैं। उसमें लजीज लड्डू भी हैं, जो इसमें मेवे पड़े हुए बूंदी के लड्डू हैं, सब लोग को अच्छे से खाते हैं। खाने के बाद से वह जो है वो एक बहुत पिरामिड की शक्ल का पानदान निकालती है। कहती है उसके पति ने उसे भेंट दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था, पान बहुत पसंद थे। तो इसमें जो है मगही पान बहुत मशहूर है, वो पान का बीड़ा लगाकर उसमें रखा हुआ है। तो वो कहती है कि ये जो है मैं इस डब्बे के साथ ही अपने पति के साथ के चिता के साथ सती होंगी। तो वो पान सबको देती है खाने के लिए, और उसमें केसर और इलायची सब पड़ा हुआ है, सुगंधित पान है। सभी महिलाएं पान को खा लेती हैं, और फिर वो कहती है कि आप लोग आराम से सोइए। कि वो गाना भी गाती है लेटे लेटे, कि जिसका भाव भी समझाती है कि कल सुबह क्या होगा क्या पता। इस तब भी ये लोग सचेत नहीं होती हैं, ये पान खा लेती हैं, और वास्तव में वो कहती है कि जाइए आप लोग मीठी नींद सोइए। और ऐसी मीठी नींद आती है कि वे लोग सोती ही रह जाती हैं। दरअसल उस पान में जो है उसमें कुछ कुकुरमुत्ते को पीसकर एक तरह का जहर बनाया जाता है, जो बहुत नशीला होता है, और उसको पीने के बाद या उसको खाने के बाद बहुत मीठी नींद आती है, बहुत हसीन सपने आते हैं। लेखिका उसमें सपना देखती हैं कि वह जेवर और कपड़ों से लदी हुई उसी के बीच घूम रही हैं, इस तरह के सपने देखती हैं। और भी लोग सपने में गुम हो जाती हैं। लेकिन सुबह जब सबकी नींद खुलती है तो सती मैया गायब है। वे सारा इन लोग का सामान लेकर चंपत है। सभी लोग हाय मारते हैं, और ट्रेन जंजीर खींचकर ट्रेन रोकी जाती है, और सचमुच पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। लेकिन पुलिस को सूचना सती को सती बनने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करने की है, उसकी जालसाजी के लिए। कहती हैं सब कि अगर वो मिल जाए तो हम लोग ज़बरदस्ती चिता चुनकर उसे जला दें। इतना वे गुस्से में हैं। लेखिका के पास तो सिर्फ एक बटुआ था, जिसमें उनके फर्स्ट क्लास का वापसी का टिकट था, और कुछ ही रुपए थे। लेकिन इन दोनों महिलाओं की, जो महाराष्ट्रीय महिला है, उनके पूरा जेवर का सेट एक बक्स में था, और दोनों के पास काफ़ी चीज़ें थी, और सब कुछ गायब हो जाता है। तो इस तरह से कहते पुलिस आज तक उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई है। होता है जब सती हो जाती हैं, पति के शव के साथ जब स्त्रियां सती हो जाती हैं, जब चिता ठंडी होती है, तो उनकी जो हड्डियां जो होती हैं उसको लोग चुन कर लाते हैं, जो हड्डियों को फूल कहते हैं। तो जो वो सती मैया के फूल का मतलब वो हड्डियां जो जल नहीं जल पाती हैं, उन हड्डियों को लाते हैं और एक चबूतरा बनवाते हैं, वहीं पर उन्हें स्थापित करते दफन कर देते हैं, और वही उसी सती उसका नाम दे दिया जाता है। और वही सती का चबूतरा होता है, सती स्थल होता है, जिसकी परिक्रमा करने में औरतें बड़े गर्व का अनुभव करती हैं। ये समाज की हमारी विडंबना है कि ऐसे जो एक जीवित मृत्यु होती है, जो ज़बरदस्ती किसी स्त्री को जलाया जाता है, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को इस तरह कर दिया जाता है कि वह स्वयं सती बनने के लिए उत्सुक हो जाती है। इसलिए आप इस समस्या को देखें। हालांकि कहानी में जहर खुरानी की समस्या है, लेकिन आप अगर सती प्रथा के बारे में सोचें, जानें, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा
कोढ़ हमारे समाज का, एक ऐसी कुप्रथा जिसमें स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था धर्म के नाम पर, सतीत्व के नाम पर। आप सोच सकते हैं कि यह कितनी अमानवीय प्रक्रिया थी इस तरह से। और उसको आप लोग सोचिए कि विधवा होने के बाद अगर स्त्री, चाहे वो उसकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि पहले बाल विवाह भी होता था, बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, और कभी कभी होता था कि पति पत्नी मिल भी नहीं पाए हैं, बड़े ही नहीं हो पाए हैं, और पति की मृत्यु हो गई, तब भी उस लड़की को, उस बच्ची को, उस पति की के शव को अपनी गोद में रखकर जलना पड़ता था। और उसको अफीम खिला खिलाकर, थोड़ा थोड़ा अफीम खिलाकर उसके दिमाग की स्थिति ऐसी कर दी जाती थी कि उसको लगता था ये सबसे बड़े धर्म का काम है। उसमें उसको भी गौरव होता था, उसे ये एहसास नहीं होता था कि उस चिता में जलेगी तो उसे कैसा लगेगा। और उसके बाद भी काफ़ी ऐसी व्यवस्था की जाती थी, चारों तरफ जो है बांस के वो लगा दिए जाते थे, बैरियर लगा दिए जाते थे जो काफ़ी दूर दूर तक, ताकि वह वहाँ से, और चिता में उसको जब बैठाया, पति के शव लकड़ियों के ऊपर जब पति के शव को गोद में लेकर वो बैठती थी, तो उसको इस तरह से वहाँ पर बांध दिया जाता था ताकि वो निकल कर भाग ना सके। और चारों तरफ से लंबे लंबे बांस बैरियर के उधर लेकर बड़े बड़े लठैत खड़े रहते थे कि अगर ये बहाना होता था कि बांस की लाठियाँ जो हैं, जो इसलिए हैं कि अगर चिंगारी इधर निकले आए तो उसको अंदर किया जा सके। दरअसल वे इसलिए होती थी कि सती अगर जलने लगेगा शरीर तो छोड़ छाड़ कर अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसको फिर से ठेल कर उसे फिर से चिता पर की ओर कर दिया जाए। और खूब तेज तेज ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसमें वो चीखती थी, चिल्लाती थी तो सुनाई न दे। और ऊपर से खूब घी और हवन सामग्री वगैरह चारों ओर जनता रहती थी, सब उसमें अग्नि में फेंकती जाती थी कि ताकि जो है बिल्कुल ही बचने की गुंजाइश न रहे। वो जो लड़की, वो जो स्त्री चीखती थी अपने दोनों हाथ उठाकर बचाओ बचाओ, वो लगता था कि लोग कहते थे कि सती मैया आशीर्वाद दे रही हैं। ये सी अमानवीय प्रथा हमारे देश में थी। राजा राम मोहन राय की भाभी को भी जबरन सती बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई तब जाकर उन्होंने बहुत, जब विलियम बेंटिंक से मिलकर और काफ़ी उनसे प्रयास करके कानून बनवाया और सती प्रथा पर रोक लगाई। तो उस कुप्रथा का जो है इसमें भले ही विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज़, वो प्रथा, वो बात महिलाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील बात है और वे तुरंत ही उसको लेकर भावुक हो जाती हैं। जैसा कि कहानी में तीनों पात्र, जो पात्राएं हैं, वे हुई। तो इस तरह से इस कहानी को बांधा गया है। इस कहानी में जो आप देखते हैं, इसकी भाषा अद्भुत है, जिसको आपको पढ़कर हंसी भी आएगी, हास्य भी है और व्यंग भी है। इसके अलावा चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी यह अद्भुत कहानी है। शिवानी को अपने भाषा पर, भावों पर बहुत ही अधिकार था। वे जो कुछ कहना चाहती थी वही कहानी कहती है, उसके इतर कुछ नहीं जाती हैं। आप देखते हैं कि वे कहती हैं कि उन्होंने जब पंजाब की जो पंजाबी महिला के बारे में जब वो सोचती है तो वो उन्होंने बाद में बताया भी है कि वे भी स्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थीं, हाल ही में विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थीं। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी
जिसे वे बीच बीच में पलटकर और ऐसे रटने लगती थी जैसे बच्चे पहाड़ा रटते हैं। तो जासूसी पुस्तक को सामने को पढ़ रही थी वे। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट, अब देखिए भाषा उनकी, मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी। लेखिका शिवानी ये सोच रही थी कि ये वे हाथ नहीं हो सकते जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं, पति की कमीज में बटन टाँकते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं हैं जिनकी हस्त रेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिक की दरारों से मलिन कर देती है। एक आम जो स्त्री है जो अपने बच्चों को पालने में जिसका समय जाता है, उसके हाथ कोमल होते हैं, अपने बच्चे को कोमलता से थपक कर सुलाती है, वह पति की कमीज में बटन टाँकती है, वह जो है उसकी हाथ की जो रेखाएं घर का काम करने के कारण धूल मिट्टी और धूल कालिक से सनकर वो धूमिल पड़ जाती हैं। ये एक आम साधारण महिला जो घरेलू महिला है ऐसी होती है। लेकिन ये उस महिला, पंजाबी महिला के हाथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वे हाथ नहीं है, यानी वो एक साधारण घरेलू महिला नहीं है, बल्कि वह उनका अस्तित्व उससे कहीं अधिक है। और उनका जो है उनके चेहरे का वर्णन देखिए, उनके चेहरे पर रोब था, जैसे कि एक कामकाजी महिला, एक समर्थ महिला के चेहरे पर एक जो रोब दिखता है वह उनके चेहरे पर लावण्य नहीं, लावण्य में सुंदरता, मासूमियत, वह लावण्य नहीं था। और वर्णन देखिए, ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर, उनकी ठुड्डी पर एक तिल था बड़ा सा, और जिसमें 3-4 बाल, लंबे बाल लटक रहे थे जिसे वे अपने उंगलियों में लपेटती थी। उनको देखकर लग रहा था उनके चेहरे पर एक ऐसा अजीब रीतापन था, खालीपन था। लेखिका का अनुभव देखिए कि वे कैसे उनके बारे में उनका चित्रण करती हैं कि या वे प्रौढ़ा कुमारी थी, ऐसी लड़की जिसकी जो काफ़ी उम्र हो गई, प्रौढ़ा हो गई, लेकिन जो शादी जिसकी नहीं हुई है, तो वे सोचती है कि या तो वे प्रौढ़ा कुमारी हैं या फिर विधवा। ऐसी महिलाओं के चेहरे पर ही वह खालीपन, वह उदासी दिखती है। भले ही वे अपने समर्थता के कारण उनके चेहरे पर रुआब था, एक अलग सा तेज था, लेकिन वह बात नहीं थी जो एक सामान्य महिला में जो दिखाई देती है, जो अपने घर परिवार में एक सुखी जीवन जीती है या एक साधारण सा जीवन जिसका होता है, वह अलग दिखाई दे रही थी। इसलिए उनके बारे में जो उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था। जैसे उनका जीवन खुरदुरा था वैसे ही उनके वस्त्र भी थे। तो समाज सेविका थी तो खद्दरदारी थी, खद्दर की चीज़ें पहनती थी। तो ये जो है महाराष्ट्रीय महिला, उसका वर्णन देखिए कि वह स्वल्प भाषिणी, स्वल्प माने बहुत कम बोलने वाली, सुंदरी प्रौढ़ वो भी थी, वो भी उसकी भी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वह सुंदर थी। उसने मैत्री का हाथ बढ़ाकर किसी को प्रोत्साहित नहीं किया। यानी जो महिलाएं उस समय वर्तमान थी, यानी एक पंजाबी महिला और एक लेखिका, उससे उसने अपना परिचय भी नहीं किया। बस एक मराठी पत्रिका को पढ़ती और कभी स्वयं ही मुस्काती जा रही थी और कभी कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथाकार की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा
नचा रहा था। यानी वे एक जो पत्रिका पढ़ रही थी उसी में मगन थी। वे हमारे डिब्बे में होकर भी जैसे नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे से मार रही थी। लपटे से मारने का मतलब यह है कि बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे पर भी उस लाल साड़ी का रंग आ रहा था, तो वो लपट से जैसे मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा, एड़ी चोटी, एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन, यानी उसके बाल बहुत ही लंबे थे, एड़ी तक लंबे थे, और उन्होंने उसे लपेट कर गोल जूड़ा बना रखा था। उसे पता चल रहा था इनके बाल कितने घने और लंबे हैं। और कान में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे, और गले में था दुहरी लड़ का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल बनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की पत्नी होने के योग्य। ये है चित्रण। जब प्रश्न आए कि आप यानी महाराष्ट्री महिला या पंजाबी महिला का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उनके बारे में, उनके रूप, रंग, वस्त्र और उनके व्यवहार पर भी आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही गंभीरता से इसको आप पढ़िएगा कि उनके वस्त्र कैसे थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था, उनका बोली व्यवहार कैसा था, वे क्या कर रही थी, ये सब कुछ आपको अच्छे से बताना होगा। अब जो सबसे इसमें मुख्य पात्र है, जिस पर कहानी का पूरा ढांचा निर्भर करता है, उसके बारे में देखिए कि उफ, लगता है गाड़ी छूट जाएगी, बाप रे बाप कैसी दौड़ लगानी पड़ी। यह कहती हुई वह महिला जब कमरे बर्थ पर अपने जैसे पसर सी गई, तो मैं उन्हें देखती रह गई, लेखिका उन्हें देखती रह गई, और समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया जो पढ़ने में मगन थी। मराठी मोनालिसा, मोनालिसा जो सुंदरता का एक बहुत बड़ा उपमान है, तो मोनालिसा बहुत ही सुंदर स्त्री और सुंदरता का उपमान है। तो चूँकि मराठी महिला भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लेखिका ने उन्हें मोनालिसा कहा। मोनालिसा ने भी चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। क्यों भाई? सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर उस चौथी को देखने लगे। क्यों? लेखिका कहती हैं, दोष हमारा नहीं था, वह चीज ही देखने लायक थी। अब वे लोग घूर रही हैं, और वो घूरना उसने भांप लिया और कही, केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। वह हंसी। 6 फीट 10.5 इंच, टू बी एग्जैक्ट, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। ठीक है। फिर वो कहती है, चलिए ये अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। कहती है, अगर पुरुष होते तो वे और भी घूरते, करिए इतनी लंबी महिला। तो वह देखने में भी एक अजूबा ही थी, और उनके आगे भी उनके बारे में जो भी लेखिका ने कहा वह बहुत ही हास्य व्यंग पूर्ण है। महाराष्ट्री महिला से भी उनसे परिचय करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि भाई हम हिंदी नहीं जानता। तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में बधारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। उन्होंने जब कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो वो अंग्रेजी में बात करने लगी, वो भी एकदम शुद्ध फर्राटेदार अंग्रेजी में, यानी भाषा पर भी उसका अच्छा कमांड था।
फिर वो कहती है कि मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया, कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। जब ये कहती है तो मैं चौंक पड़ी। समाज सेविका ने उसके दोनों हाथ थाम लिए आगे बढ़कर। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। तो मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य यानी तुरंत विधवा होने का कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। गत यौवना मतलब जिसका यौवन समाप्त हो चुका है, यानी वो भी प्रौढ़ा है, और लेकिन उसका शरीर जो है वह गठा और कशा है। पठानिन की तरह पठान जो है शरीर से बड़े ही कसे और गठे होते हैं, तो उनका भी है। और बाल भी किसी नामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आप आराम से जम गई। यानी उनका जो रहन सहन था वो भी सबसे अलग था, एक सामान्य महिला से अलग ही था। फिर उन लोगों में बातचीत होती है और वो बताती हैं कि किस तरह मेरे पति की डेथ हुई, और वे कहते हैं कि उनके शरीर, उनकी जो डेथ हो गई और बर्फ में दबी देह सुना है ज्यों की त्यों है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा है। एकदम उनका जो है, मेरा स्वेटर जो मेरा बुना हुआ पहना था वो भी ज्यों का त्यों था, क्योंकि बर्फ़ के नीचे वे दबे थे, और बर्फ़ में दबा हुआ जो शरीर होता है वह यूं ज्यों का त्यों रहता है, वह खराब नहीं होता। अगर वो बर्फ़ में, आप देखते हैं कि मृत शरीर के ऊपर बर्फ़ रखा जाता है, अगर उसका दाह संस्कार करने में देर होती है तो उसे बर्फ़ से ढक दिया जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे। तो ये बताती है। इसके बीच में लेखिका ने जो व्यंग का, हास्य का जो पुट दिया है, अब देखिए, मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी सुपर्णखासी लंबी नाक। सुपर्णखा, उनकी नाक भी उतनी ही लंबी थी, तो इसीलिए वो सुपर्णखासी नाक उन्होंने लिखा है लेखिका ने। और बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। ये है भाषा की कसावट, यह है भाषा का कमाल। किस तरह से हास्य व्यंग का पुट लेखिका ने इस वाक्य में पूरा का पूरा धर दिया है कि इसको पढ़कर पाठक के होठों पर मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। इस तरह उसने सीन क्रिएट किया कि तीनों महिलाओं को लगा कि अभी अभी सद्य, मतलब तुरंत ही मानो वह विधवा हुई हो, और उसके प्रति सहानुभूति रखना और जताना बहुत ज़रूरी हो। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्रीय महिला ने पूछा। वे पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें हिंदी नहीं जानता, तो टूटी फूटी हिंदी में वो बात अपनी कहती हैं। तो नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया है। फिर हास्य कि लगा कि लंबा खजूर का पेड़ ढह गया है, सामान्य शरीर स्त्री ने वह नहीं था। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। ज्यों ही उन्होंने कहा, हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफार्म सूंघा। सती ने एकदम आंख मूंद ली। उसने अपना पासा फेंक दिया कि मैं सती होने के लिए आई हुई हूँ। वो जैसे क्लोरोफार्म सूंघाने से बेसुधी आ जाती है, उसी तरह तीनों स्त्री पात्रों का हाल होता है।
और वो चुपचाप अपने लेटी हुई है। ऐसा भी भला किसी ने सुना इस युग में? समय बहुत बीत चुका है, सती प्रथा का समय बीत चुका है। अब उस तरह की घटना कहीं सुनाई नहीं देती। गाहे बगाहे राजस्थान में रूप कुंवर वाली घटना हुई थी। एकाध घटनाएं कभी कभी कानून की आंखों में धूल झोंक कर इस तरह की घटित हो जाती हैं, इसमें स्त्रियां सती हो जाती हैं। तो लेकिन इस पर सख्त कानून है। अगर पुलिस को जानकारी हो जाएगी तो वहाँ तुरंत जाकर वहाँ पर रोक लगा देगी, और अगर परिवारजन उसको विवश कर रहे हैं तो तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो इसीलिए इन लोगों को आश्चर्य होता है कि इस समय, इस युग में, और वो भी कोई ऐसी महिला, गंवार, अनपढ़ गंवार महिला नहीं है, वह है जो सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली, ठीक है, 6 फीट 10.5 इंच की वह महिला जो प्रिटोरिया से आई है, वह आधुनिक महिला है। एक आधुनिक महिला अगर इस तरह की बात कहती है तो आश्चर्य होता है। कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा, जलभुन राख हो जाएगी। इस बात ने उन तीनों महिलाओं को झकझोर दिया। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी, ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है। ये सचमुच चिता जल रही है और एक महिला जलने के लिए उत्सुक है, आतुर है, और उसे वो रोक रही हों। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है, ऐसा वे कहती हैं। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। ये वे चूँकि महिलाओं के बीच में रहती हैं और उनके आश्रम में सभी ऐसी महिलाएं हैं जो दुखियारी हैं, तो ऐसी महिलाएं कभी कभी इस तरह की भावुकता में अपनी जान दे देती हैं। तो वे कहती हैं कि उनको बड़ा अनुभव है इस बात का, और इसलिए वे कहती हैं कि ये मूर्खता है, और ये अक्सर महिलाएं भावुकता में ये कर बैठती हैं, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। अपना उदाहरण देती हैं कि भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटीमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी तरह सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। यह शरीर दीन दुखियों के काम आने के लिए है। अगर आपके जीवन में दुख है तो आप दूसरों के दुख को दूर करने के प्रयास में लग जाएं तो आपका दुख स्वयं ही कम हो जाएगा। इस शरीर को नष्ट करने, जला देने, आत्महत्या करने या सती होने से नहीं सार्थक होता है, बल्कि इस शरीर से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन मदालसा कहती है, ना बहन ना, मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नीलू रतन, नीलू डार्लिंग, अपने पति को कहती है। कहकर फिर मर्दाने रुमाल से मुंह छिपा कर सिसकने लगी। वो मुंह छिपा के दरअसल वो स्वांग ही था, नाटक कर रही थी, और वह कितनी मतलब स्वाभाविक अभिनय कर रही थी कि 3 ऐसी प्रबुद्ध महिलाएं भी उसके झांसे में आ गईं। क्योंकि कहानी के अंत में आकर पता लगता है ना कि वो फ्रॉड थी, लेकिन जब कहानी पढ़ते हैं तो यही लगता है कि सब कुछ सही है। कहानी का अंत क्योंकि जो पढ़ चुका है वह न जानता है कि वह ये फ्रॉड है, लेकिन ये कहानी जब पढ़ते समय जैसे पाठक नहीं समझ पाएगा, और उसी तरह वे महिलाएं भी नहीं समझ पाई थी। वो कहती है, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। समाज सेविका कहती है, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूँगी।
कि उनका आश्रम ऐसे ही निराश्रित महिलाओं के लिए है, ऐसी ही दुखियारी महिलाओं के लिए है। इसलिए वे कहती हैं कि मैं के पति का दाह संस्कार सारा कुछ हो जाएगा, फिर आप मेरे आश्रम में आइएगा, चलिएगा। वह एक तरह से इतना उदार प्रस्ताव का चुग्गा, चुग्गा का मतलब होता है जो चिड़ियों को फंसाने के लिए दाने डाल दिए जाते हैं। अक्सर दाने बिछा कर जो चिड़ियों को फंसाया जाता है, उसके नीचे जाल होता है, और जो ही चिड़िया दाना चुगती है जाल में फंस जाती है। तो एक तरह से ये भी कहती है कि आप मेरे आश्रम में आपको आश्रय मिलेगा, इसलिए आप एक तरह चुग्गा डालने की कोशिश करती हैं। तो लेकिन मदालसा बड़ी उदासी से थी। वह उसकी प्लानिंग छोटी नहीं थी, पूरी उस्ताद थी। वो कहती है कि भाई देखो, धन्यवाद बहन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते, क्योंकि यह रोग हमारे खानदान से चला आया है, मेरे खानदान से चला आया है। मेरी पर नानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिंग को भी धिस्सा देकर सती हो गई। यानी उनकी परनानी जो थी वह उस समय थी जब राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग दोनों मिलकर सती प्रथा को रोक लगाए हुए थे। उस समय भी उन लोग को धोखा देकर उनकी परनानी जो है सती हो गई थी। और नानी जी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। और नानी के बारे में कि वो जो ही उन्होंने नाना जी का शव अपने गोद में लिया, चिता में आग लगाई, अभी नहीं गई थी, अपने आप ही चिता में जो है वह आग जल उठी और धू धू करके आग जल उठी। इस तरह की बातें कही जाती हैं सती प्रथा के बारे में, ये चमत्कारिक बातें कही जाती हैं। तो बच्चों, इसके बाद में फिर अगली क्लास में